नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर है। 2025 का साल खत्म हो रहा है। ग्लोब पर नए साल का आगाज हो चुका है। चंद घंटे के बाद भारत में भी कैलेंडर की तारीख बदल जाएगी। इससे पहले इस गुजर चुके साल की समीक्षा की जा रही है। मोदी सरकार इस साल को बेमिसाल करार दे रही है। पिछले सितंबर की तिमाही में विकास दर 8% से ऊपर है। नवंबर में बेरोजगारी दर 5% से नीचे है। महंगाई दर 1% से नीचे है। एफडीआई बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके कि भारत ने टैरिफ का मुकाबला किया है, ऑपरेशन सिंदूर किया है, युद्धग्रस्त दुनिया में तमाम उतार चढ़ाव झेले हैं, लेकिन 4.18 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत 2047 के सपने के करीब पहुंचता जा रहा है। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं। विपक्ष ने 2025 के साल की 15 नाकामियां गिनाई है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से लेकर कफ सिरप कांड तक और मनरेगा के नाम बदलने से लेकर दिल्ली के प्रदूषण तक, ऑपरेशन सिंदूर में वीरांगनाओं के अपमान से लेकर एसआईआर के जरिए वोट के अधिकार पर हमले तक तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए। आज जब 2025 खत्म हो रहा है, भारत में मोदी राज का 11वां साल भी खत्म हो रहा है, तो हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इस साल भारत की झोली में कितनी कामयाबियां आई, या फिर विपक्ष की नजर में मोदी सरकार कहां कहां नाकाम रही। पक्ष विपक्ष के तमाम दावों पर ही आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। मोदी राज की 11 साल की हुकूमत के दौर में 2025 का साल खत्म हुआ। टैक्स सुधार से लेकर श्रम सुधारों तक, टैरिफ की मार से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के वॉर तक, हिंदुस्तान ने हर कड़वे मीठे पल से गुजरते हुए तरक्की की राह में नई ऊंचाइयां हासिल की है। मोदी राज में आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज देश की अर्थव्यवस्था 4.18 लाख करोड़ से भी बड़ी है। आज देश में विकास दर 8.2 की रफ्तार पर है। आज देश में खुदरा महंगाई दर 0.71% पर है। आज देश में बेरोजगारी दर 4.7% पर है। आज दुनिया हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की देखकर हैरान है। G20 के अंदर हिंदुस्तान सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है। लेकिन देश की सियासत में 11 साल के मोदी राज का 2025 नाकामियों से भरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि देश में 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत है। आरबीआई के 32 अरब डॉलर बेचने के बावजूद रुपया पाताल में है। जीएसटी सुधार केवल आंकड़ेबाजी साबित हुई। ट्रंप ने हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी 2025 के साल को मोदी राज की नाकामियों का साल गिनाते हुए बाकी सियासी मुद्दे भी याद दिला रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता के दावे से लेकर देश की सेना की वीरांगनाओं के अपमान तक और मणिपुर की हिंसा से लेकर दिल्ली एनसीआर में बेहिसाब प्रदूषण तक के मुद्दे याद दिलाए हैं। कुंभ की भगदड़ से लेकर यूपी के कफ सिरप कांड तक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को नाकामियों की सरकार बताने की कोशिश की है। लेकिन तमाम देसी सियासत और नाकामियों के आरोपों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर कुलांचे भर रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच कहती है कि भारत आने वाले साल में 7.45% की रफ्तार से विकास पथ पर दौड़ने वाला है, तो रिजर्व बैंक ने 7.3% जीडीपी विकास दर का अनुमान रखा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 7.2% से विकास का अनुमान रखता है, तो आईएमएफ ने 6.6% की दर से विकास का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने 6.5% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो एसएंडपी ने कहा है कि 6.5% की दर से तो जरूर रहेगी। मूडी तक ने 6.4 की दर से विकास का अनुमान लगाया है। दुनिया में भारत की बढ़ती साख और सम्मान के पीछे यही तरक्की के अनुमान है, जिसमें तमाम बाधाओं, व्यवधानों और वैश्विक अस्थिरता के बीच हिंदुस्तान ने हुकूमत में स्थिरता और विश्वास के साथ विकास की राह पर जो रफ्तार जारी रखी है, उससे 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना वक्त से पहले पूरा होता नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। तो देश के इस साल के आखिरी दिन, दरअसल देश की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट निकाली गई है, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसमें यह भी दावा किया गया है कि आज की स्थिति में भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर पर है और अगले 3 साल में जर्मनी को बीट करके, जिनकी इकोनॉमी 7.3 लाख करोड़ की है, वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।
तो एक तरीके से भारत सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि मोदी राज में भारत की प्रगति कितनी तेजी से हो रही है। दूसरी तरफ एक चार्जशीट तैयार की गई है साल भर की विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि यह बीता साल किस तरीके से केंद्र सरकार या सरकार में शामिल पार्टियां देखती है और विपक्ष किस तरीके से देखता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में शामिल होंगे। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित, टीएमसी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी से अपनी भूमिका रखेंगे, और राजीव रंजन जी, जनता दल यूनाइटेड से इस चर्चा में शामिल होंगे। आज उम्मीद करता हूं कि कम से कम खुशी के माहौल में चर्चा होगी। आखिरी चर्चा है इस साल की। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन कम से कम एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां ना हो, इसका ख्याल हम रखने की कोशिश करते हैं। सबको बोलने का मौका मिलेगा हमेशा की तरह। लेकिन अजय आलोक जी, सरकार अपने तारीफों के पुल बांध रही है। पीआईबी की तरफ से यह रिलीज जारी कर दिया गया सितंबर महीने में, जो तीसरी तिमाही हम कह सकते हैं, वो तिमाही का नतीजा दिखाया गया। 8% से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। दुनिया की तुलना में हमारी जीडीपी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। महंगाई दर कम दिखाई जा रही है। तमाम तरीके के वादे उसमें रखे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने विपक्ष की चार्जशीट भी देखी होगी। तो साल को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनावी सक्सेस जो है वो हम थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं, फिलहाल सिर्फ देश को लेकर बात करेंगे। अजय आलोक जी, देखिए, ये पूरा साल मैं कहूंगा कि उपलब्धियों का साल था। ये देश के लिए उपलब्धियों का साल था। हमारे लिए दुख का भी साल था कि हमारे यहाँ दिल्ली ब्लास्ट हुआ, पहलगाम हुआ। लेकिन हमारे लिए गर्व की अनुभूति ये हुई कि हमने घर में घुस के मारा, ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। तो देश के शौर्य बढ़ा, देश की कीर्ति बढ़ी, अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी। और ये कोई हम दिखा के बता नहीं रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है जो सबके सामने उपलब्ध है। अब किसी को हरा चश्मा लगाने की आदत हो और सूखे घास को ग्रीन देखने की आदत हो, तो उसका हम लोग कोई उपाय नहीं कर सकते। किसी को हमेशा हर चीज़ में खराबी नजर आएगी। क्या ये सही नहीं है कि 2014 में जब मोदी जी आए थे इस देश में, भारतीय जनता पार्टी ने जब संभाली थी कमान, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, और आज वो बढ़ के 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई, डबल से भी ज्यादा 10 सालों में। क्या पिछले 2014 के पहले कभी ऐसा हुआ था? कभी नहीं हुआ था। क्या ये सही नहीं है कि आज की सबसे कम बेरोजगारी दर, जो लोग कहते थे घूम घूम के बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, सबसे कम बेरोजगारी दर पे हम बैठे हुए हैं, सबसे कम महंगाई दर पे हम बैठे हुए हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आर्थिक ग्रोथ रेट हमारा जा रहा है। जीडीपी के आंकड़ों को मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत है? आप ये देख लीजिए कि जीएसटी की दरें कम हुई हैं, हर आम आदमी के रीच में हर चीज, कितनी चीज आराम से पहुंच गई है। तो देश में एक सुख का वातावरण है, और ये रिफ्लेक्शन होता है जब चुनाव होते हैं। अगर रिजेंटमेंट होती है, उसका भी रिफ्लेक्शन चुनाव में होता है, और सुख होता है, जनता खुश होती है, तो उसका भी रिफ्लेक्शन चुनाव में होता है। तो चुनाव की दृष्टि से भी देख लीजिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा साल रहा है। साहिल जी, आज तो आपके सारे दर्शकों को आने वाली नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जो 25 में पाया उससे कम से कम 26 गुना हम 26 में पाएं, क्योंकि अभी तो रफ्तार बढ़ानी है। अगर 7.3 बिलियन टारगेट रखा है 2030 का, और फिर मैं याद दिलाता हूं आपको, हर टारगेट को समय से पहले अचीव करती है एनडीए गवर्नमेंट। हर टारगेट को अचीव करती है समय से पहले। होता है 2030 के पहले हम 2028 में ही कर लें। सुरेंद्र राजपूत जी अपनी चार्जशीट भी इसमें रखेंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले अजय आलोक जी, उम्मीद मेरी सिर्फ यह रहेगी कि 2026 के पहले आखिरी तिमाही में ये तो जरूर दिख रहा है कि 8% से जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी का साइज बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी, कंजम्पशन डिस्ट्रेस और उसके साथ साथ वेज ग्रोथ को लेकर भी, यानी आमदनी को लेकर भी सवाल कई उठ रहे हैं। आपको भी पता है कि उन सवालों के जवाब भी 2026 में ढूंढे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी के साइड से इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। उस पर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन सुनील राजपूत जी, क्या कुछ भी अच्छा नहीं हुआ सरकार की तरफ से कि जिसके वजह से इतनी बड़ी फहरिस्त मल्लिकार्जुन खड़गे की पोस्ट में यहां पर लिखा गया है? कम से कम 14 पॉइंट तो मुझे यहां पर नजर आते हैं। साहिल भाई, कहते हैं ना, सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही चीज अच्छी है। राहत साहब ने किसी जगह पे कहा था कि जमीन बोलती है, आसमान बोलता है, और मेरे मुंह से परवरदिगार बोलता है, और इसकी जबान कतरना बहुत जरूरी है, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है।
तो ये सरकार झूठ बोलने में बड़ी शानदार है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के हाथ में आज भी फूटी रकाबी है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, पर किसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी? अडानी साहब की, अंबानी साहब की। आज की डेट में अडानी, अंबानी सहित 20 उद्योगपतियों की अर्थव्यवस्था को आप देश की जीडीपी से हटा दीजिए, देश कहां आएगा आप देख लीजिएगा। आप देश में पर कैपिटा इनकम, आज जापान को हम आपने 1 साल पहले बताते थे, 1 साल से पीछे छोड़ रहे हैं, आज फिर कहने लगे। तो आज अगर जापान की पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो $58,000 पर व्यक्ति है, और हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम है $9,000 प्रति व्यक्ति। आप जिसकी अर्थव्यवस्था को आपने पीछे छोड़ा है, उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $56,000 से $58,000 पर व्यक्ति है, और हमारी 9,000 है। तो कहां से आप, हमारा रुपया आज की डेट में 92 रुपए है $1 के अगेंस्ट में। आप अभी बात कर रहे थे कि $2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 4.4 की कर दी, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि 2004 में $720 बिलियन की इकोनॉमी हमें दी थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हमने उसको $2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी करके मोदी जी को संभाला था। और मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो इन 11 सालों में 2.3 को 4.4, तो हम बैंक में भी पैसा रख देते तो उतनी इकोनॉमी हो जाती, कौन सी बहुत बड़ी बात है। और वो इकोनॉमी भी मात्र 20 लोगों की। बेरोजगारी हमारे यहां बढ़ी, कंजम्पशन हमारे यहां घटा, महंगाई हमारे यहां बढ़ी। आप चीन की समस्या से लेकर के पाकिस्तान की समस्या में आज तक हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हिंदुस्तान ने किया, आपके डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। अब शी जिनपिंग एक नया पंगा लेकर के बैठ गए मोदी जी के सर पर। वो कहने लगे हमने भी करा दिया। मोदी जी चुप है, मोदी जी पूरी तरीके से चुप है, वो कतई वो नहीं करे। और एक चीज जो अभी अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी कही, मैं सहमत हूं इनसे, कि हरा चश्मा लगा करके सूखी घास हरी दिखाई दे सकती है, लेकिन घास वो हरी नहीं होती है। आज की डेट में अजय आलोक सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूखी घास पर हरा चश्मा लगा करके चल रहे हैं। इस बात से मैं इनकी सहमत हूं पूरी तरीके से। आप हमको बता दीजिए ना, पूरे देश में अगर बेरोजगारी की दर घटी हो तो बता दीजिए, लोगों को नौकरियां मिली हो तो बता दीजिए, नए उद्योग धंधे लगे हो तो बता दीजिए, नए स्टार्टअप पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2/3 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, 2/3 से ज्यादा स्टार्टअप आज की डेट में बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हालत तो खैर और भी खराब है, अपराध के आंकड़ों में भी, बाकी चीजों के आंकड़ों में भी। यहां पर तो दलितों को पेशाब पिलवाया जा रहा है। यह हमारा मानवीय विकास सूचकांक है कि दलितों को पेशाब चटवाया जाता है। मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है। हिंदुस्तान मतलब उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डाल करके लड़की को जला दिया जाता है सामूहिक बलात्कार के बाद। और मध्य प्रदेश में तो धाकड़ जैसे कहना है अजय आलोक, कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि इकोनॉमी का साइज जरूर बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि ये कुछ लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत के भीतर जो ऊपर के 1% लोग हैं उनके पास देश का 40% संपत्ति का हिस्सा है। उसके बाद के जो 10% लोग हैं उनके पास देश के 65% संपत्ति का हिस्सा है, और जो निचले 50% लोग हैं उनके पास 15% का हिस्सा है। और 2014 से लेकर अब तक यह गैप खत्म नहीं हुआ है। यह भी कहीं ना कहीं रियलिटी विपक्ष की तरफ से रखने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर आजाद साहिल जी, आप जो ये फिगर बता रहे हैं ये बिल्कुल रियलिटी की फिगर है, और हमारा ही ये फिगर नहीं है। आप अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटिश, कनाडा या इवन अफ्रीकन कंट्रीज या कहीं भी विकसित हो, विकासशील देश हो या पिछड़े देश हो, ये फिगर मोर और लेस आपको हर देश में मिलेगा। तो ये तो डिबेटेबल इशू है ही नहीं। पहली बात, मुझे सुरेंद्र भाई की एक बात पे आश्चर्य लगा, इन्होंने कहा कि जापान से हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, लेकिन जापान की पर कैपिटा इनकम कितनी है? जापान की पॉपुलेशन कितनी है सुरेंद्र भाई साहब? हमारी पॉपुलेशन कितनी है? मतलब कुछ भी बोल देना है। विस कंपैरिजन तो रखिए, विघ्नकर्ता बनने की क्या जरूरत है भाई? देश का भला हो रहा है, भाजपा का भला नहीं हो रहा है। और आप इंडिविजुअली अगर नाम ले रहे हैं तो राहुल गांधी जी का एफिडेविट देख रहा था, इलेक्शन एफिडेविट, 2014 में नेटवर्थ थी 10 करोड़, अभी 2024 में 20 करोड़ की नेटवर्थ हो गई। तो फायदा तो उनका भी हो गया ना, फायदा सबका हो रहा है। इसको आप कलेक्टिव में देखिएगा ना, कि आप सेलेक्टिव अप्रोच, वही अंबानी वही अडानी, वही अंबानी वही अडानी। अरे आपको अपनी जरूरत पड़ती है अंबानी अडानी से तो हर स्टेटमेंट को आराम से बैठा के ले जाते हो, ऐसे कोसने लगते हो।
शरद पवार के यहाँ पार्टी में मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, इलेक्शन एफिडेविट निकलेंगे देश की आर्थिक तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ नेता ही ऐसे है कि जिनका भाई धंधा आज कोई अच्छे से लड़ने वाली चलता है। बात नहीं है। नहीं, ठीक है सर मैं एक लाइन, ये बात तो सही है ना। में वेल्थ क्रिएटर्स की देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएटर्स ही जॉब क्रिएटर्स होते हैं, और ये भी देश के ही वासी हैं, कोई विदेशी नहीं है। आज अगर हमारी देश की कंपनियां अगर विदेश में जाके कारोबार कर रही हैं, लोग को रोजगार दे रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं, तो उससे पेट में दर्द क्यों होता है भाई? क्यों अमेरिकन कंपनी को हम अलाउ करें? क्यों ब्रिटिशर कंपनी को हम अलाउ करें? क्यों इटालियन कंपनी को हम अलाउ करें? क्यों हम आर्म्स कहीं बाहर से खरीदें? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। फिर भी पहली FBI बात के तो आंकड़े इन्होंने आते हैं। कहा राहुल गांधी की संपत्ति अगर 10 साल में 2 गुनी हो गई, तो अजय आलोक अगर बैंक में आप अपना 100 रुपया रखते, वो भी 10 साल में 20 रुपया हो जाता, 200 रुपया हो जाता। आप समझ लीजिए इस बात को। हमारे यहां पर संपत्ति 2 गुना होने की समस्या नहीं, वो तो बैंक कर देगा, लेकिन 16,000 गुनी 50,000 रुपया लगा करके अमित शाह जी के बच्चे की संपत्ति 16,000 करोड़ बनते हुए 16,000 गुना बढ़ जाती है, लोग बताते हैं। ये नितिन गडकरी जी के बच्चों की कंपनी 2,500 3-3 हजार गुना बढ़ जाती है एक साल में 3,000 गुना। समझ रहे हैं आप जो 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 आप बात बता रहे हैं ना उसमें एफिडेविट में, ये भी तो लोग बताते नितिन हैं कि गडकरी आपको के- पता है। सुन लीजिए भाई, बीच में मत बताइए भाई, बीच में मत बोला कि यार आलोक कम से कम इतना तो मान रखिए, किसी वक्त आप हमारे साथ थे, काहे को इतनी संगत खराब करते हैं? हम आपके बीच में बोलेंगे, आप हमारे बीच में बोलो, खराब लगेगा। अमित शाह के बच्चे की संपत्ति 16,000 गुना बढ़ जा रही है, और नितिन गडकरी के बच्चों की संपत्ति 3,000 गुना बढ़ जा रही है, और राहुल गांधी की संपत्ति अगर 2 गुना बढ़ रही है बैंक के रेट से, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आपको यह बड़ा अच्छा लग रहा है कि अमित शाह का बच्चा 16,000 गुना। आज की डेट में यही सबसे बड़ी समस्या है कि 1% लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, आप क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के लिए काम कर रहे हैं। आप अरावली की रेंज को भी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को देना चाहते थे। आप देश की सारी संपत्ति को, नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, सबकी संपत्तियों को आप 1% लोगों को इसलिए देना चाहते हैं कि अमेरिका में भी दी जा रही है। एक बात, अमेरिका में पर कैपिटल इनकम जो अगर है ज्यादा, और जापान में अगर ज्यादा है, और वहां की पॉपुलेशन कम है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपकी पॉपुलेशन तो आप भी तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और जल्दी एक से चीज जवाब को आप दीजिए, इस उसके चीज- बाद इस जो चीज- राज्य के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टेट पार्टीज के, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन अजय आलोक जी, सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस की इस ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे की मनरेगा का नजर आता है। दिखाने की कोशिश हो रही है कि मनरेगा आपने हटा दिया, यह सबसे बड़ी आपके खिलाफ मामला जाएगा। कांग्रेस इसी बात को लेकर ज्यादा कोई हमारे खिलाफ मामला नहीं जाएगा साहिल जी, इसी को कहते हैं नैरेटिव सेट करना। कोई हमारे खिलाफ मामला नहीं जाएगा। देश के लोगों को बहुत अच्छी से पता है कि कांग्रेस खाली फर्जी नैरेटिव, कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम चोरी, कभी कुछ इधर से उधर से। अभी नल नील कोली भील सब कुछ बोल गए, काहे नहीं नल नील कोली भील सबका इनको समर्थन मिल जाता है? क्योंकि ये खाली दिखावा करते हैं, काम तो किया नहीं है। देश में एक्सप्रेसवे बन रहा है तो वो क्या 1% लोगों के लिए बन रहा है? देश का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो देश के 1% लोगों के लिए बढ़ रहा है। अजीब लॉजिक है भाई। देश में फूड सप्लाई बढ़ गई है, फूड चेन बढ़ गई है, लॉजिस्टिक्स बढ़ गई है, तो 1% लोगों के लिए बढ़ रहा है। ये कौन सी, आप क्यों बीच में बोलने लगे? अभी तो मुझे ज्ञान दे रहे थे, अब खुद बीच में बोलने लगे, मुझे भी ज्ञान दे रहे थे। आप ही को मैं सिर्फ याद दिला अभी रहा हूं सुन कि लीजिए, बीच में अभी आप बोलना सुन लीजिए, कितना राहुल खराब गांधी लगता की है। संपत्ति, राहुल गांधी जी की संपत्ति सिर्फ 20 करोड़ है क्या? ये भी मुझसे किसी ने कहा है, अभी कह दिया कि हम, मुझे किसी ने कहा कि अमित शाह के बेटे की संपत्ति 16,000 करोड़ बढ़ गई। अरे किसने कहा आपको? किसने कहा? अगर आपको किसी ने कहा आपके पास है तो आप भी जाइए, कंप्लेन कीजिए। कुछ भी मतलब बोलना है, इसी को कहते हैं नैरेटिव सेट करना। इस सबसे नैरेटिव सेट नहीं होता है। सच्चाई ये है कि बीबी जी राम जी योजना में 125 दिन का रोजगार है, और जो आज जिसको रोजगार नहीं मिलेगा उसको राज्य सरकारों को मुआवजा देना पड़ेगा। सच्चाई ये है। सच्चाई यह है कि 4 फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में काम होगा, जिससे भविष्य में भी लघु उद्योग बढ़ेंगे। लेकिन इतनी समझ कहां है? समझ रहती तो थोड़ी ना 70 वर्ष लगते यहां तक पहुंचने में। हम तो 20-30 साल में ही पहुंच जाते ना। ठीक है, ये पहुंचना नहीं था। देश को हमेशा गुलामी में रखना था, ब्रिटिश माइंडसेट में रहना था, कॉलोनियल माइंडसेट में रहना था, अपने आप पे भरोसा नहीं था, हिंदू ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाना था। आज देखो क्या है हिंदू ग्रोथ रेट। ये होती है हिंदू ग्रोथ रेट, करने वाला हिंदू चाहिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर, खास करके केंद्र सरकार इस बात को लेकर सबके सामने अपनी वाहवाही बटोरना चाहती है कि भाई देखिए, हमारे यहां पर जीडीपी बढ़े, और वो भी तब जब पूरे दुनिया में युद्ध का माहौल था,
पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता थी कि अमेरिकन टैरिफ क्या कमाल दिखाएंगे। अभी भी हमारा टैरिफ डील नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमी पर उसका असर नहीं पड़ता है। यही दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से। क्या आपको लगता है कि मनरेगा या बाकी मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें एसआईआर का भी मुद्दा है, क्या आपको लगता है यही सबसे बड़ा मुद्दा पूरे साल भर में इस देश में रहा? देखिए, सबसे पहले तो आने वाले नए साल की सभी को, हमारे साथियों को, पूरे देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जहां तक अजय आलोक अभी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, काश इतना अच्छा अगर देश के अंदर होता तो नया साल और धूमधाम से मनाया जाता, सब कुछ अगर चंगा होता। अब सवाल ये है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है, लेकिन देश विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। अच्छी बात है, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में अगर अभी भी आप लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं। उनके रोजगार की बात तो आपने की नहीं कभी, वो अपने पैरों पे कैसे खड़े हो तो आपने की नहीं। आंकड़े आप जरूर देते हैं, आंकड़ों से आप, आंकड़ों की कलाबाजी तो आप जरूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश पे कर्ज कितना हो गया? 200 लाख करोड़ से ऊपर देश पे कर्ज हो गया ना। मतलब जिसको, जो इस देश के अंदर में नागरिक अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन मानी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पे 1,40,000 का कर्ज तो एवं ही है। आप तो 15 लाख हर एक के खाते में आने वाले थे, वो तो आए नहीं, आपने तो यही वादा किया था। लेकिन 1,40,000 का कर्ज जरूर हर व्यक्ति के माथे के ऊपर में चढ़ गया है। तो सवाल ये उठता है कि आप देश के, राष्ट्र के हित में कहां बात करते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के हित में बात करते हैं। आप कोई भी स्कीम लेके आते हैं, उसमें आप सोचते हैं इसमें हित भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसमें आप साधने की कोशिश करते हैं। मनरेगा का आपने नाम चेंज किया, हमने सोचा मनरेगा का आपने नाम चेंज किया तो जो आपकी आदत है नाम चेंज करने की, अगर आप नई स्कीम लेके आइए ना, नई स्कीम लेके आते। हम कहते वो 100 दिन का काम मिल रहा था, आप 250 दिन 300 दिन पे काम देते। वहां पे अगर आप रोजगार देने की बात कर रहे थे तो रोज 500 रुपए उनकी रोजगारी की बात करते, तो अच्छा लगता ना कि आप नई स्कीम लेके आए। मनरेगा की जगह भले आप नाम बदल के लाते, नई स्कीम लाते, नाम बदल देते, नाम में कुछ भी रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रिफॉर्म स्कीम आई है ना अनुराग जी। सुनिए, सरकार का दावा तो वही है ना कि हमने स्कीम को रिफॉर्म कर दिया है। 100 की जगह पे 125 दिन, 60 दिन, जहां पर जब खेत में काम चल रहा होता है तब आप उस योजना को नहीं लागू कर सकते। तो जो समस्याएं यूपीए सरकार के समय उठाई गई थी उसी को एड्रेस किया गया है, रिफॉर्म किया गया है, उनका कहना है। तो नहीं, तो आपने बहुत जोर लगाया, इतनी ताकत लगाई कि 11 साल बाद आप 25 दिन ही बढ़ा पाए। अरे बढ़ा के 125 दिन ही तो आप कर पाए ना, आप 300 दिन कर देते, क्या दिक्कत थी? लोगों को रोजगार तो मिलता ना। मैंने, आपने जोर लगाया, इतनी ताकत लगाई कि मात्र 25 दिन बढ़ा पाए। तो आपको बढ़ाना चाहिए था, तो 300 दिन लोगों को काम देना चाहिए था, जो आप नहीं दे पाए। सवाल यह है कि आप सिर्फ एसआईआर की जब आप बात करते, एसआईआर पे आप तो बार बार ये कहते हैं कि नहीं हम मतदाता शुद्धिकरण करना चाहते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। उसकी प्रक्रिया पे हमने सवाल उठाया है कि आपने समय बहुत कम रखा है। आपने बिहार में 2 महीने के अंदर में एसआईआर खत्म करने की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अभी 1.5 साल का चुनाव है, आप 3 महीने में 4 महीने में प्रक्रिया खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों भाई? यहाँ तो लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं ना, उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। अगर वो 6 महीने की छुट्टी पे आएंगे तभी तो अपना फॉर्म भरेंगे, अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अगर 6-7 महीने अगर एसआईआर के लिए, तो क्या दिक्कत थी? तो एसआईआर पे सवाल तो उठेगा ही ना। आप कोई भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं, इसका जवाब उठता ही क्यों है? नहीं, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? इसका जवाब राजीव रंजन जी भी देंगे। नहीं, एक बार सुनिए, 1 सेकंड सुनिए। आप ऐसी प्रक्रिया लाते क्यों जिसपे सवाल उठे? जैसे हमने आपको बोला कि एसआईआर में जिन बीएलओ की मौत हुई, हमने कहा उनको 1 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद कीजिए, उनके परिवार को रोजगार दीजिए। हमने चुनाव आयोग से मांग की, सरकार से भी मांग की। हम क्या गलत मांग कर रहे हैं? हम हिंदुस्तानियों की तो मांग कर रहे हैं ना। अब इसी तरह से जैसे बांग्लादेश में, तो चलिए स्वयं प्रकाश पाटिल जी के पास चलेंगे। एक सेकंड और, क्योंकि आज टीएमसी का डेलीगेशन। 1 सेकंड और, 10 सेकंड दीजिए। चलिए 1 सेकंड दीजिए, जल्दी अनुराग जी जल्दी। अच्छा, जिस तरह से जरा जानेंगे ना कि क्या हुआ चुनाव आयोग के पास एसआईआर को लेकर। सुनिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, हम आवाज उठा रहे हैं कि सरकार इस पे को बांग्लादेश को लाल आंखें दिखानी चाहिए, पूछना चाहिए कि वहां माइनॉरिटी पे अत्याचार क्यों है। तो ये सवाल विपक्ष से पूछते हैं, विपक्ष रोड पे नहीं आ रहा है, विपक्ष हल्ला नहीं काट रहा है, हंगामा नहीं कर रहा है। हंगामा करेंगे तो जेल में डाल देंगे, बोलेंगे नहीं आप रोड पे क्यों आ रहे हैं। तो सवाल इसी से पार्लियामेंट में इस साल में आपने देखा, जब ये पार्लियामेंट चलती है तो पार्लियामेंट ये खुद नहीं चलने देते। सोचो आप, ये हंगामा करना शुरू करते हैं। पहली बार देखा गया है देश के अंदर में। 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, वो आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया अनुराग जी। पहली बार पार्लियामेंट के सेशन के बाद अगर वो तस्वीरें तो मैं
लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इस साल की सबसे बड़ी तस्वीर वही थी, पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद विपक्ष और सरकारी पक्ष एक साथ चाय पीने के लिए इकट्ठा हुए थे। सुनील राजपूत जी, यह सबसे बड़ी बात है। अब तक तो कांग्रेस इस पर बहिष्कार डालती थी, लेकिन पहली बार देखा कि राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी लोग साथ में बैठकर बातचीत करते हुए भी नजर आए थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एसआईआर का मुद्दा निकला है तो, क्योंकि आज टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल जी सुनील जी आता हूं, उसके बाद वो तस्वीर आने दीजिए, फिर उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी तस्वीर वही है। वो तस्वीर आने दीजिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन स्वयं प्रकाश जी, टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज जाके एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग से मिलता है और उसका जिक्र अनुराग भदौरिया भी कर रहे थे। जी देखिए, चुनाव आयोग से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसका नेतृत्व हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने किया। पश्चिम बंगाल की तरफ से जो बीएलओज मरे हैं उनकी बात की गई। वहां पर यह बात की गई कि देखिए, चुनाव जब होता है तो जो बीएलए 2 होता है, जो बूथ लेवल एजेंट सभी पार्टियों का होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो, सब पार्टी का एक प्रतिनिधि जब वोटिंग प्रक्रिया चलती है तो वो बूथ में रहता है। जब बीएलओज ने स्वयं प्रकाश जी, आपकी आवाज मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, आपका कनेक्शन जरा आप ठीक करवा लीजिएगा। आपकी आवाज ठीक नहीं है, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो आपकी आवाज जरा ठीक कर लीजिएगा। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, जरा दोबारा चेक करके, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी उसको लेकर लग रही है। राजीव रंजन जी, आपके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बात यहां पर निकली थी कि एक तरफ तो इकोनॉमी अच्छा कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में चुनाव जीतने के लिए जीविका दीदियों को 10,000 रुपए तो देने पड़ते हैं, महाराष्ट्र में 1,500 रुपए बांटने पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में 1,000 रुपए से 1,250 तक लेके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो स्कीम्स भी यहां पर चल रही है, इसी के बहाने चुनाव जीता जा सकता है। तो इकोनॉमी भले ही अच्छा करे, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर से ही चुनाव जीते जा रहे हैं। यह भी सच्चाई पिछले साल में देखी गई थी और जो अंडरलाइन भी कर दी गई है। राजीव रंजन जी, देखिए, मुझे हैरानी है, ये जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, जीविका ने 57,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है और जीविका की प्रामाणिकता को देखते हुए जिस तरह से जीविका दीदियों को प्रशिक्षण, बाजार मिलता रहा और उनको व्यवसाय खड़ा करने के लिए जो अभी वहाँ थे और जो अन्य महिलाओं को जो जोड़ा गया, उनको भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो पहले से जीविका मॉडल के अंतर्गत काम कर रही दीदियां ले रही थी। और इसका लाभ दिखने लगा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। छोटे छोटे उद्यम वहां शुरू हो गए हैं, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई सिलाई मशीनों के जरिए जीविका का उपार्जन कर रहा है। और जब बाजार है तो ये जब करोड़ों महिलाएं ये जब कोई उत्पादन करेंगी अलग अलग क्षेत्रों में, उनका संग्रहण होगा, उनका विपणन होगा, उसकी मार्केटिंग के जरिए उनके जीवन में बदलाव आएगा और आने वाले समय में केवल यहाँ रुकेगा नहीं ये मसला। महिलाओं को लेकर के जो हिकारत का भाव कांग्रेस या आरजेडी या समाजवादी पार्टी के अंदर है, उसका जवाब भी महिलाओं ने दिया कि 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उन्हें चुनावी वायदा नहीं है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है कि वायदे अगर करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं तो उसको जमीन पर उतारते हैं। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगले 5 साल भी ये वादे चलते रहे। 11 वर्षों में बिहार ने जो भी देखा जाता है, नहीं वायदे नहीं, वायदों को अमली जामा पहनाने का काम चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल उम्मीद यही है हमारी, नए साल में भी यही उम्मीद है, क्योंकि चुनावी साल बीतने के बाद वादों का और उसमें सुधार की क्या स्थिति होती है वो भी हमने देखा है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की आवाज ठीक हो गई है। आप डेलीगेशन को लेकर बात कर रहे थे और उसके साथ साथ जो स्कीम बाकी राज्यों में वो तो पश्चिम बंगाल में भी है और चुनाव के पहले वहां पर भी महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं उसका वो पैसे बढ़ा भी दिए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर स्वयं प्रकाश पुरोहित, आपका प्रतिनिधिमंडल आज जाकर मिला। जी देखिए, चुनाव आयोग को लेकर के चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी जब मीटिंग हो रही थी, 2.5 घंटे कम से कम मीटिंग चली। मीटिंग में जो ज्ञानेश कुमार जी है वो अंगुली दिखा करके, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको अंगुली दिखा करके बात कर रहे थे। किसके आप सीसीटीवी फुटेज हमारे नेता ने कहा कि आप जारी करिए, मीडिया को दिखाइए कि आप कैसे चुने हुए देखिए, आप नॉमिनेटेड हैं,
आप इलेक्टेड नहीं है, और जो इलेक्टेड प्रतिनिधि गया है वो जनता की आवाज लेकर के गया है। बूथ में बैठने के लोग जो लोग हैं, जो बीएलएस हैं, उनको अगर आप हेल्पिंग हैंड्स के हिसाब से नहीं जाने देंगे, इसके लिए आपने इलेक्शन कमीशन ने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। यही तो बात की है, बिना तैयारी के, बिना किसी व्यवस्था के ये एक थोप दिया गया है कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी रिगिंग कर रही है। और उन्होंने एक चीज और कही है जो सब पार्टियों को सुनना चाहिए, जितनी भी कॉमन माइंडेड पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, जितने भी दल है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार में भी चुनाव आ रहा, देखिए भाजपा जो ये नैरेटिव सेट कर रही है ना, ये सारा का सारा खेल ये इलेक्शन वोटिंग मशीनरी में है। ईवीएम से भी ज्यादा मैं कहूंगा जो ये वोटर्स जो जा रहे हैं, इनके अंदर में ये सारा जितना मैनिपुलेशन करना है ये इसी में कर रहे हैं। व्हाट्सएप से ये मैसेज देते हैं, एईआरओ जो है इनका व्हाट्सएप से दिल्ली से मैसेज आता है, उन मैसेज को फॉलो करते हैं, और बीएलएस को अब नहीं जाने दिया जा रहा है हियरिंग के अंदर में। हमारे नेता ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि जो 85 साल से ज्यादा है उनको कम से कम आप जब वोट घर में जाकर के ले सकते हैं तो उनको हियरिंग में मत बुलाइए, आप उनके घर तक जाइए। अभी आज फिर एक मांग की गई है कि जो 60 प्लस है, सीनियर सिटीजनशिप के खाते में आते हैं, आप उनकी हियरिंग उनके घर में जाके बीएलएस करें। आपको इतनी हड़बड़ी क्या है? 2001 में भी एसआईआर हुआ था, 3 साल तक चला था, आप इतनी हड़बड़ी कर रहे हैं। आपको जनता की परवाह नहीं है। 50 से ज्यादा बीएलओ इस देश में मर गए हैं, बीएलएस मर गए हैं, बीएलओ मर गए हैं, जनता परेशान है। एक भय का वातावरण आपने तैयार कर दिया है। और बात करते हैं घुसपैठिए की। ये घुसपैठिए जो आ रहे हैं, ये तो आपकी अयोग्यता है कि आप 11 साल से सत्ता में बैठे हैं दिल्ली के अंदर में, और आपने जो कहा कि हम 50 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको बीएसएफ कंट्रोल करेगी। कुल मिलाकर डॉक्टर अजय आलोक, और आप बंगाल में आकर झूठ बोलते हैं। बांग्लादेश का जो पेट्रापोल बॉर्डर है, वहां पर जमीन किसने दी आपको? बोनगा पेट्रापोल पर जमीन मिली, आंडाल एयरपोर्ट पर जमीन मिली, और आपके जो आप आकर के झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। लगता है डॉक्टर अजय आलोक, पिछले साल एसआईआर का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। 105 नंबर पे चला गया। जहां जहां पर चुनाव हो रहे थे वहां पर एसआईआर का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। लगता है कि इस बार भी एसआईआर का मुद्दा काफी चर्चा में रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी खबर इस वक्त इस बीच हमारे पास आ रही है, और उस खबर पर सबसे पहले चलेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। खबर यह है आज की स्थिति में कि नवंबर में बजट अनुमान का 62.3% वित्तीय घाटा रखा गया है। नवंबर में बजट अनुमान का 62.3% वित्तीय घाटा रखा गया। 9,76,000 करोड़ रुपए वित्तीय घाटा पहुंच चुका है। 52.5% पहले बजट का अनुमान था, यानी अनुमान से भी ज्यादा बजट में जो अनुमान रखा गया था उससे कम से कम 10% ज्यादा वित्तीय घाटा ये दिख रहा है यहां। 24-25 के मुकाबले नवंबर में बजट का अनुमान में वित्तीय घाटा 62.3%, यानी ये भी एक सच्चाई यहां पर दिखाई दे रही है। चलिए अजय आलोक जी। देखिए साहिल जी, आंकड़े तो सच ही होते हैं, लेकिन मुझे अनुमान था कि चलिए साल खत्म हो रहा है, अब ये रौंदापना छोड़ेंगे, लेकिन ना, रौंदापना छूटना नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि बिहार में 65 लाख वोट कटे एसआईआर के नाम पे। इसमें मृत लोग थे, ठीक है भाई, कट गए। एक लोग के 2 जगह नाम थे, कट गए, कोई बात नहीं। लेकिन 36 लाख लोग ऐसे वोट कटे जो कभी आए ही नहीं। इन 65 लाख लोग वोट में से 65 लोगों ने भी कभी प्रोटेस्ट ही नहीं किया, एप्लीकेशन ही नहीं दिया कि मेरा नाम कट गया है। उत्तर प्रदेश में अभी एक आदमी ने भी प्रोटेस्ट अभी तक नहीं किया कि मेरा नाम कट गया है। बंगाल में रिवाइज लिस्ट आ चुकी है, एक आदमी ने अभी तक प्रोटेस्ट नहीं किया, नाम कट गई है। ये लोग गए थे इलेक्शन कमीशन में तो कम से कम 200-400-500 को तो लेके जाते कि भाई इनके नाम कट गए। घुसपैठियों से क्यों, क्या मोहब्बत है? घुसपैठियों को वोटर किसने बनाया? बॉर्डर पे बीएसएफ को ब्लेम करते हैं कि बीएसएफ बॉर्डर देखता है। ये वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कौन बना के देता है बंगाल में? ये तो आप ही देते हैं, टीएमसी वाले। उनको बैठा के खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको खिला के अपने यहाँ रखते हैं, और वो अब डर के मारे भाग रहे हैं। तो वो डर के मारे वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं, तो आपको पसीने छूट रहे हैं। अरे आप 10 सेकंड आप जाने कैसे दे रहे हैं? बड़ी उनको गिरफ्तार कर करके आप हथकड़ी पे 30 लाख वोटर वहां पर दिखाए गए थे कि जो मैच नहीं हो पा रहे थे,
उनको नोटिस भेजे जाने लगे तो उसको रोक दिया गया था, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया भी इस पर बोलना चाहते हैं। देखिए एसआईआर का मुद्दा इस साल भी बड़ा रहने वाला है। देखिए पिछले साल भी वही जवाब रहा। इतना है स्वयं कि प्रकाश देखिए पुरोहित जल्दी से जवाब। देखिए देखिए एक्चुअल सबसे कम जब एम्यूनेशन फॉर्म जमा हुए 58 लाख लोगों के नाम कटे, उसके अंदर में करीब 24 लाख मृत है, मगर अभी 1 करोड़ 31 लाख जो नए हैं उन सबको नोटिस दिया गया है। ये इनको अपनी अहंकार को शांति करने के लिए कि लोगों को कैसे परेशानी में, किसी का नाम गलत है, किसी के जिसके पास पासपोर्ट है उसको भी नहीं माना जा रहा है कि आपकी मैपिंग नहीं हो रही है, इसलिए सीईओ ने उसको रोक दिया था ना, उनको समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, लोगों की मैपिंग हो उसको रोका ना स्वयं प्रकाश जी। नहीं बीएलओ रोक दिया गया था ना उसको। बीएलए को रोका गया है तो गड़बड़ हो रही है। जो हमारे एजेंट है, जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट है, उनको इलेक्शन कमिश्नर कैसे रोक सकता है? ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अगर एजेंट वहां रहेगा, एक एजेंट अगर एक बूथ में रहेगा, वो वोटर के साथ में क्या दिक्कत आती है? इनको चोरी करनी है। अनुराग भदौरिया जल्दी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद राजीव रंजन जवाब देना चाहते हैं। अपने ऑफिसरों को बैठा दिया। सवाल ये है कि घुसपैठिए की बात ये करते हैं। 11 साल से तो उनकी सरकार, इन्होंने कितने घुसपैठिए निकाले ये बता दे। इन्होंने बिहार में एसआईआर करवाया तो इन्होंने घुसपैठिए कितने निकाले? 390। तो आप ये सोचिए 390 आपने घुसपैठिए चिन्हित किए थे। तो इसके मतलब जो लोग जो आपकी सरकार बनी 2024 में, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि 2024 में जो आपकी सरकार बनी थी, जिन लोगों ने वोट दिया था वो वोट ठीक नहीं था? तो आप इसके मतलब आपकी सरकार ठीक नहीं है? फिर आप इसको मान लीजिए कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया था वो सही वोट नहीं था, इसलिए आप इस सरकार को चुनी, सरकार नहीं मानते। ये आप ये कहना चाहते हैं? राजीव रंजन जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि बिहार में भी घुसपैठी का मुद्दा निकला था। नहीं, एक सेकंड अब तो पूछ ही सकते हैं कि घुसपैठियों का नंबर बताने के लिए। ना घुसपैठियों को सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, घुसपैठियों को देश से निकाल नहीं पाती है। जहां चुनाव आता है घुसपैठी का मुद्दा लेके आते हैं। पहले छत्तीसगढ़ में पहले झारखंड में लेके आए, फिर बिहार में लेके आए, अब पश्चिम बंगाल में लेके आते हैं। इनके पास जनता से संबंधित कोई मुद्दा नहीं होता है, जनता के वेलफेयर के लिए कोई मुद्दा नहीं होता है, जनता के संबंधित कोई मुद्दा नहीं होता है। ये ऐसा मुद्दा लाते हैं जिस मुद्दे का कोई मतलब, आप घुसपैठिया मुद्दा लेके आए, आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों बैठते हैं? आप बात की है। ठीक है राजीव रंजन, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आज बिहार चुनाव के दौरान हो गए, जीत गए, बिहार चुनाव के दौरान, चलिए बिहार चुनाव के दौरान आप हर बहस में अनुराग भदौरिया या सुरेंद्र राजपूत को ऐसे ही तर्क देते हुए सुन चुके हैं। आज भी लेकिन जिस तथाकथित वोट चोरी का आंदोलन चला रहे थे राहुल गांधी जिस दिन मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ उस दिन चुनाव जीतने हिंदुस्तान का मतलब में ये नहीं हो हिम्मत जाता नहीं कि जुटा पाए कि आपत्तियां वो दर्ज कर चुनाव सके। तो आनंद सिंह भी वो जीत गए। कोलंबिया क्या चले आनंद गए। सिंह को आप आपको संत मैंने बताएंगे? टोका नहीं था। आनंद सिंह चुनाव नहीं, जीते आपको कि मैंने नहीं टोका नहीं था। चुनाव और जीतना दूसरी अलग बात, चीज होती है। आनंद सिंह जो जैसा उत्तर माफिया प्रदेश गुंडा में चुनाव होना जीत है, जाता है, तो आप उसको क्या उत्तर बोलेंगे? प्रदेश संत में है वो। बिहार की तरह चुनाव एक जीतना अलग विराट चीज होती है। जनादेश जनता के मुद्दे अलग चीज है। वहाँ जनता के नहीं, भारतीय आपके जनता चुनाव पार्टी जीतने को से क्या मिलने वहाँ की जा रही बेरोजगारी है खत्म होगी बिहार और में? बंगाल क्या वहाँ में पे भी सारी समस्या, किसान की टीएमसी समस्या का खत्म हो गई? सुपड़ा महिलाओं साफ की होगा। समस्या खत्म हो गई? लॉ ये एंड ऑर्डर ठीक हो गया? अलोकप्रिय क्या पलायन जो बंद हो गया? राजनीतिक दल हैं, इन्वेस्टिगेशन हो गया? ऐसा उनको तो नहीं होना जमीनी भाई। हकीकत का पता इसके है। मतलब चुनाव उन्होंने जीतना, जनता को चुनाव जीतना निराश अलग किया, बात है, लेकिन उनसे जुड़े जनता के मुद्दों को मुद्दे अलग कभी चीज है। उठाया चुनाव नहीं तो मैं बार-बार और रिपीट कर इसीलिए रहा हूं। जनता आनंद सिंह ने जैसे भी लोग चुनाव मन जीत बना रहे हैं, लिया तो है आप क्या बोलोगे? कि आनंद सिंह समाजवादी अच्छे पार्टी आदमी हो थे। या आप बोल दीजिए आनंद टीएमसी सिंह अच्छे आदमी हैं, इस आनंद चुनाव सिंह पे में कोई FIR नहीं है, वो इनकी गुंडा हालत माफिया भी नहीं है, बोल बहुत दीजिए ही आप। दयनीय बनाने जीतना का चुनाव काम अलग चीज है, इन जनता के राज्यों मुद्दे की अलग जनता बात है। करने आप जा चुनाव रही है। जीतने को ये मान अनुराग लेते जी हैं कि अच्छा नहीं चुनाव जीत लगता गए, देश में इसके मतलब लगातार सारी समस्या का अनुराग जी समाधान हो ठीक गया। है। ऐसा तो अपनी नहीं है। अच्छी बात नहीं है। अनुराग जी नहीं, मैं आपको अच्छा ये नहीं कह है। रहा हूं, प्लीज चुनाव प्लीज जीते। देखिए लगातार आप नहीं, चलिए। एकदम चलिए। इंटरप्ट करते हैं। चलिए जरा शांत प्लीज। अब आज आखिरी दिन है, आज कम से कम ये होना नहीं चाहिए। एसआईआर को लेकर हमारी साल भर पे बहस होने वाली है। पिछले साल भी बहस हो चुकी है और अगले साल भी नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है। और यही जो तस्वीर भी अभी आ चुकी है, जरा तस्वीर दिखा देते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी से मुझे उस पर प्रतिक्रिया लेनी है और अजय आलोक जी से पे लेनी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी 15 आरोपों की फेहरिस्त लगा रही है, दूसरी तरफ सरकार अपने दावे पेश कर रही है। लेकिन इस बीच पहली बार यह तस्वीर देखी गई। पहली बार सभी विपक्षी पार्टियों के नेता, डीएमके, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तरफ से प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके सामने ओम बिरला स्पीकर वहां पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह वहां पर बैठे हुए हैं। यह एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है और उम्मीद बढ़ाने वाली भी तस्वीर है।
सुनील राजपूत जी, पहली बार ये विपक्ष ये चाय पीने के लिए सरकारी पार्टियों के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। सुनील राजपूत जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साहिल भाई, हम लोग प्रतिद्वंदी हैं, हम लोग अपने अपने विचारों के प्रति मजबूत हैं, ऐसा, लेकिन हमारी दुश्मनी नहीं है। और ये तस्वीर इससे पहले वाले संसद सत्र में भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे चाय पी रहे थे बिरला जी के यहां पर, ऐसी बात नहीं है। ये हमेशा से होता है, 2014 के बाद ये कम हो गया, चूंकि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का शासन इस चीज को कंटिन्यू करने के, उन्होंने विपक्ष को दुश्मन के भाव में मान लिया। हम दुश्मन के भाव में नहीं मानते, तो प्रतिद्वंदी के भाव में मानते। मैं आपको तो ये अच्छी शुरुआत है ना साल के अंत में। सुनिए सर, नहीं सुनिए ना, अब ये बात मैंने आपको बता दी है, लोकतंत्र में हमेशा से ऐसी तस्वीरें आती थी। राहुल गांधी जी इससे पहले सत्र में भी थे, जिस जगह पे प्रियंका जी बैठी उस जगह पे राहुल जी बैठे हुए थे। मैं आपसे 3-4 चीजें कहना चाह रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बात होती है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश में अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई नहीं है अजय आलोक जी, अगर आपको मिल गई हो तो हमें भेज दो। और रही बात, आप दूसरी बात, चुनाव आयोग ने इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा गड़बड़ किया है कि आप कह रहे थे कि डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बेकार है, कूड़ा है। आज की डेट में डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बिना राजनीतिक दलों की सहमति के आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा? चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा क्या? आखिरी कुछ सेकंड मेरे पास बचे हुए हैं, इस तस्वीर पर भी आपसे जवाब चाहिए, और उसके बाद जो आरोपों की फहरिस्त है नए साल में उसमें क्या सुधार होगा, उसको लेकर भी आपका जवाब चाहिए आखिर में। चलिए, देखिए साहिल जी, इस तस्वीर के लिए सारे दल को बधाई। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है, पूरे संसद की उपलब्धि है कि ये सत्र हमारा बहुत प्रोडक्टिव भी रहा। लोकसभा 115% और राज्यसभा 105% ने काम किया है। और ये सब तस्वीर उसी की बानगी दिखाती है कि भाई देश को बढ़ाना है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, जैसा सुरेंद्र भाई ने कहा कि कोई इसी मोड पर खत्म करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जहां तक 31 दिसंबर की बात है तो वो तो हमारी कोई अलाई है, हम इस डिबेट को खत्म करते हैं। जिस तरीके से साल के पास समय की कमी है, वैसे मेरे पास भी अभी समय की कमी है, लेकिन इसी तस्वीर के साथ दरअसल इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करना चाहता हूं। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल